हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं बैटल टू द हेवंस फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 257 पे। चलो हम अपने इस वाले आर्क को नाम देते हैं आइस एंड फायर आइलैंड वाला आर्क। ये बेसिकली सब आर्क है जो कि हमें आने वाले ग्रैंड कंपटीशन से जोड़ रहे होंगे। एपिसोड में अगर आपने जियान की जर्नी नहीं देखी थी तो आपको एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हमें उसमें मालूम पड़ा था सिन के बारे में, तरीके से जियान की टीम जो कि हॉकाई टीम है उसे कैप्चर करने की फिराद में थे। वो एक जाल बिछा चुके थे। वहीं पे जियान जो कि शावू विलेज के पास पहुंच चुका था, वो भी इस ईविल ऑरे को सेंस कर लेता है। अब आगे क्या होगा हम इस एपिसोड में जानते हैं। उसकी दोनों होली फ्लेम्स जैसे रिएक्ट कर रही होती हैं। जियान के दिमाग में कोई डाउट नहीं बचा होता। वो कहता लगता है इस विलेज में जाना ये आसान नहीं होने वाला। खासकर ये बात उसके दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी थी कि एंशिएंट टाइम से ईविल रेस और होली फ्लेम्स के बीच में गहरी दुश्मनी है, क्योंकि होली फ्लेम से इन्हें खत्म किया जा सकता था। और अब क्योंकि उसके शरीर में 3 होली फ्लेम्स मौजूद हैं, अगर ईविल रेस को उसके बारे में भनक लग जाती है तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उसी दुनिया का एक और नियम पता था कि यहाँ पैदा होने वाली हर एक चीज किसी न किसी से रोकी जा सकती थी। इसलिए उसे महसूस हो रहा होता है कि ईविल रेस ने होली फ्लेम को ही काउंटर करने का तरीका डेवलप कर लिया है। खासकर जॉन सेंटियन में उसका जिन गॉरफिंड से सामना हुआ, हालांकि जॉन सेंटियन में उसने पूरे ब्लड ईविल क्लैन को एनालाइज कर दिया था, तभी पूरी ईविल रेस में वो गॉरफिंड्स बिल्कुल नीचे आते हैं। यहाँ गोस्ट वर्ल्ड के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में लगता है ईविल रेस की और भी पावरफुल ब्रांचेस मौजूद होंगी, जिनकी स्ट्रेंथ ब्लड डीमन से भी ऊपर होगी। ये लोग धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं। तभी जियान सब सोचने की वजह से एक जगह पर रुक गया होता है। खासकर उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें देख के शोयू चिंता से भरी आवाज में पूछती है, लिटिल ब्रदर क्या हुआ। जियान अपने सर को हिलाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन इस गाँव के बारे में कुछ बहुत अनयूजुअल है, हमें चौकन्ना रहना होगा। जियान को देख रही लियू चिंग की आंखें हल्की सी फ्लिकर होती हैं। बात ऐसी थी कि जब ये इस गांव के किनारे पहुंचे होते हैं, लियू चिंग ने पहले कुछ ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके उन औरों को सेंस कर लिया था। वहीं पे जियान ने सब सेंस किया होता है बस एक नजर से। अब उसे उसकी सोल पावर पे और भी भरोसा हो जाता है, लेकिन शोयू ये सब सेंस नहीं कर पाती। वो हाथ आगे करके बोलती है लेट्स गो। इस शावू विलेज और हमारी हॉकाई टीम के बीच में काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है, इसलिए चलो पहले इन लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। शोयू के पीछे बाकी लोग जाने लगे थे। उस गाँव की बाउंड्री के अंदर जाने के बाद शोयू चिल्ला के बोलती है ओल्ड विलेज चीफ, लेकिन सरप्राइजिंगली काफी समय तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता न हो। इससे पहले जियान का ग्रुप एक दूसरे के चेहरों को देख पाता, एक स्क्वीक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। उस अच्छे से दिखने वाले लकड़ी के घर में से एक मिडिल एज मैन बाहर आया था। इसके बगल में होता है एक बुड्ढा। वो बुड्ढा बोलता है माय फ्रेंड्स, तुम यहाँ पहुंच गए। इसे देख के जियान की भौं से उठ जाती है। जिस पल ये विलेज चीफ अपीयर हुआ था, इसकी आंखें हल्की सी कांप रही होती हैं। ऐसा लग रहा है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, और जियान को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो फिर मन ही मन में कहता है इंटरेस्टिंग, चलो मैं देखना चाहूंगा कि तुम क्या करना चाहते हो। वो चुपचाप से शोयू के पीछे जाने लगता है। वो ओल्ड विलेज चीफ अपने चेहरे पे स्माइल को रख के बोलता है शोयू तुम्हारी टोली सही टाइम पे आई है, कुछ ही दिनों में आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस खोलने वाला है। शोयू हल्की आवाज में नोट करती है। फिर वो लड़की यू शायू आगे बढ़ के उस गाँव के मुखिया को कुछ अंगूठियां देती है। ये थी स्टोर रिंग्स, जिनमें खाने पीने का सामान भरा होगा। जब कोई तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हो और तुम उसके साथ धोखा करने जा रहे हो, लगता है इसकी वजह से उस बुड्ढे की आंखों में थोड़ी हेजिटेशन दिखाई दी थी, लेकिन वो फिर से अपने दिल को मजबूत करके बोलता है शाबू विलेज की तरफ से हॉकाई टीम को थैंक यू। आओ सब अंदर आओ। शहरों से काफी दूर और समुद्र के किनारे होने की वजह से ये गाँव काफी गरीब होता है, इसलिए हॉकाई टीम पे काफी निर्भर करते थे। हर बार जब जेट लैक्स की टीम यहाँ से निकलती थी, ये आइस फायर आइलैंड में घुसने के बदले में गाँव को काफी रिसोर्सेज दिया करते थे। शोयू पूछती ओल्ड विलेज चीफ, हमारी कैप्टन आइस फायर आइलैंड की चाबी को ढूंढने के लिए गए हैं और समय भी ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए हम पहले एंट्रेंस को चेक करना चाहेंगे। वो बुड्ढा नोट करके बोलता है कोई बात नहीं, आप सब मेरे पीछे आइए। जियान अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके अपने टीममेट्स को चेतावनी देता है ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है और इस पूरे गाँव में बस 2 ही लोग मौजूद हैं, यहाँ जरूर कुछ गलत होगा। इस शावू विलेज का चीफ जियान की टोली को उस ऑल्टर के पास लेके आ जाता है। ये ऑल्टर जिसके चारों तरफ कई खंबे खड़े हुए थे, इसके बीचा बीच में एक धसी हुई जमीन होती है। वो बुड्ढा उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस इस ऑल्टर के सेंटर में अपीयर होगा। शोयू और बाकी लोग बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स जियान के अलावा किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि इन्हें जाते हुए देखे इस गाँव के मुखिया की आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश हुई थी। वो चुपचाप से कुछ कदम पीछे ले लेता है, लेकिन इस बुड्ढे को अलर्ट न करने की वजह से जियान भी चुपचाप से शोयू और बाकियों के पीछे गया था। ऑफ कोर्स जियान एकदम हाई अलर्ट मोड में होता है। उसकी दोशन और सोल पावर दोनों रेडी होते हैं जिससे वो किसी समय पे इरप्ट हो सके। ये धीरे धीरे उस ऑल्टर के गड्ढे की तरफ पहुंचते हैं। तभी सबसे आगे जब शोयू ने उस धसी हुई जमीन के अंदर देखा था, उसे वहां
पे एक डरावना ब्लैक गोस्ट जैसा फिगर दिखाई देता है। बस इस चीज को एक नजर देखने पे ही शोयू की पूरी बॉडी टेंस हो गई थी और उसके हावभाव बदल जाते हैं। वो कहती है दिस इज बैड। अफसोस की बात है कि इससे पहले शोयू किसी को चेतावनी दे पाती, एक हिस के साउंड के साथ वो डरावनी एंटिटी ऊपर शूट होती है। पलक झपकती फ्लशिंग आवाजों के साथ एक सिनिस्टर काले रंग का धुआं इस पूरे ऑल्टर को घेर लेता है। इस ब्लैक मिस्ट के सामने शोयू और बाकी तुरंत महसूस करते हैं कि उनकी दोशान एनर्जी कमजोर हो गई है। वो अपने चेहरों पे शॉक को लेके पीछे मुड़े थे। शोयू कहती ओल्ड विलेज चीफ तुम, लेकिन वोडा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। वो एक हल्की आवाज में कहते हैं हमने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया है, अब आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कह के वो एक ही फ्लैश में गायब हो गया था। इस पल ये कहा जा सकता था कि शावू विलेज पूरी तरीके से खाली हो चुका होता है, यहाँ कोई गाँव का मेंबर मौजूद नहीं होता। इस ऑल्टर में गूंजती है सुसुक गुलगुलू की आवाजें। अपनी हैंडसेस को तेजी से चेंज करते हुए शोयू दांती मीस के बोलती है डैम इट यू ओल्ड बैस्टर्ड। उसे अच्छे से पता था कि अपने चारों के ग्रुप में बस 2 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ उसके पास थी। जब वो ब्लैक फिगर जिसने खुद को घेर रखा होता है इस काले रंग की ऑरे से, वो अपने मुंह से कुछ सुसुकी अजीब सी आवाजें निकालते हुए एक डिस्टॉर्टेड आवाज में कहता है मौत का स्वागत करो। इस बंदे की आवाज के प्रेशर की वजह से जियान के ग्रुप के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। शोयू कहती है ये है रियल्म ऑफ फॉरबिडन सोर्स। इन सबको अपने अंदर फंसाने वाला वो डोमेन दोशान पावर को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक 2 स्टार दोशान 1 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ पे रह जाएगा और ऐसा ही हुआ होता है शोयू के साथ। वहीं पे यू शाओयू और ल्यूचिंग इनकी 1 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ बुद्धि लेवल के पीक तक पहुंच चुकी थी। ऑफ कोर्स जियांग की हालत इन जैसी नहीं होती है। इस ब्लैक मिस्ट का उसके ऊपर लगता है प्रभाव नहीं पड़ा था। ऐसा होता है उसकी सोल पावर और होली फ्लेम के प्रोटेक्शन की वजह से। जियान कहता है मैं जिसे कभी फ्लेम एम्पर कहा गया था, आखिर इविल पावर मुझे कैसे सरप्राइज कर सकती है। फाइनली एक बूम के साउंड के साथ उसकी फायरी रेड दोशान पावर फैलती है। जियान कहता है मेरे सामने गोस्ट बनने की कोशिश मत करो, गेट आउट ऑफ हियर। इस मोमेंट में ओवल शेप का ऑल्टर जो कि करीब 100 मीटर चौड़ा था उसे फॉरबिडन ओरिजिन रेल ने पूरी तरह से ढक लिया होता है। इससे शिन्यू जैसी एक्सपर्ट भी दब चुकी थी। जब यहाँ पे जियान की आवाज गूंजती है हम वो शैडोई फिगर को मेटरलाइज होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं ओ ये काफी इंप्रेसिव बात है कि तुमने मेरे फॉरबिडन ओरिजिन रेल को तोड़ दिया है। जो जियान के सामने आया होता है वो डरावना क्रीचर नहीं बल्कि एक काली रूप वाला बंदा था। इसके पीठ पे लिखा होता है डिमोनिक कैरेक्टर सिन। जब शिन्यू इस फिगर को देखती है वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है सिन। उसने अब तक बस इनके बारे में कहानियां सुनी थी, इनसे उसका सामना नहीं हुआ होता। लेकिन लगता है बिना किसी डाउट के उनकी हॉकाई टीम इस मिस्टीरियस ग्रुप से टकरा चुकी है। इस ग्रुप की स्ट्रेंथ और मेथड्स एक अलग ही स्तर पे होते हैं। अभी सोलिटर लॉर्ड की आवाज जियान के दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये एक्चुअली में सिन में से एक है। जियान वॉइस से घुट के बोलता है सिन। सोलिटर लॉर्ड बताते हैं ये ग्रे 1000 वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो इविल रेस को सर्व करती है। इविल रेस के पावरफुल एक्सपर्ट्स इन्हें वो पावर देते हैं जिसे इंसानों के बीच में अपनी आइडेंटिटी आसानी से छिपा सकें। और मैं इतना जानता हूँ कि जब जब ये लोग अपीयर होते हैं इनका बस एक ही टारगेट होता है और वो है होली फ्लेम। इस जानकारी को सुनकर जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो गुस्से बोलते हैं अनडेड लीव। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं हाँ लगता है वो यहाँ पे अनडेड लीव के लिए आए हैं, तो मैं केयरफुल रहना होगा। ये लोग कभी अकेले हमला नहीं करते। तुम जिसे देख रहे हो वो बस एक सिन गार्ड है जो इनकी रैंक्स में सबसे नीचे आता है। तब इसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 इमोर्टल के लेट स्टेज पे है और इसके साथ ही पास में ही होंगे। जब सोलिटर लॉर्ड और जियान के बीच में मेंटल कन्वर्सेशन चल रही होती है वो सिन गार्ड जियान को देखते हुए बोलते हैं तुम्हारे पास जरूर कोई ट्रेजर होगा राइट। जियान फाइनली बाहरी दुनिया में लौटता है। वो भी कोड स्माइल के साथ बोलता है मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो मुझे चाहिए। बिना होली फ्लेम के पास भी जियान के पास वो स्ट्रेंथ थी कि वो सिन गार्ड को खत्म कर सकता था। लगता है रिप्लाई सिन गार्ड को भाया नहीं था। वो गुर्रा के बोलता है अनडेड लीव को मेरे हवाले कर दे। अपने हाथ में हैवी रूलर को लेते हुए जियान कहता है मेरे पास अनडेड लीव तो नहीं है लेकिन मैं तुझे हेल जरूर भेज सकता हूँ। अटैक का नाम था 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। हवा में कई बड़ी बड़ी रूलर की शेडोज अपीयर होती हैं जिनके अंदर होती है टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स। लेकिन इन अटैक के सामने भी वो सिन गार्ड बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखाता। अपने हाथ को गोल गोल घुमा के वो इविल ऑरे को अपने सामने इकट्ठा करता है जिसमें वुश 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 की आवाजों के साथ जियान के सारे अटैक समा गए थे। ये देख के जियान छक करके बोलता है लगता है ट्रबलसम होने वाला है। हालांकि 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर एक पावरफुल टेक्निक होती है लेकिन दोशियान रेल में पहुंचने के बाद ये अपनी पुरानी चमक को खोने लगी है। लगता है जियान को जल्दी एक हाई लेवल की रूलर टेक्निक ढूंढनी होगी। खैर अभी हेस्टेट करने का समय नहीं होता है। अपनी दोशान पावर को एक उंगली के ऊपर कंडेंस करते हुए जियान उसे आसमान की तरफ उठा देता है। फिर उसे सिन गार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है वन फिंगर ऑफ द स्काई समन द हेवन। दूसरी तरफ को शाह 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 की आवाजों के साथ वो सिन गार्ड भी कुछ चैंट करने लगा होता है। बेसिकली मंत्र बोल
बोलने को चैंट बोला जाता है। उसके ऐसा करते ही चारों तरफ फैला फॉरबिडन रियल्म अचानक से ट्विस्ट होने लगा था। फिर ये ब्लैक गैस एक जगह पे इकट्ठी हुई एक डार्क नाइट को बनाती है। इस डार्क नाइट ने पहन रखा था एक काले रंग का कवच और हाथ में एक मैसिव सोर्ड थी। जियान के सर के ऊपर कंडेंस होने वाली वो मैसिव फिंगर हवा को फाड़ के सीधा बैंग बैंग की आवाजों के साथ उस डार्क नाइट से टकरा गई थी। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से खतरनाक शॉक वेव्स फैलती हैं। इस टकरावट से जियान को 2 कदम पीछे लेने पड़े थे और वो डार्क नाइट 10 कदम पीछे घिसटता हुआ चला गया था। लगता है ऐसे नजारे को देख के वो सिनगार्ड भी अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। वो पहले ही समझ नहीं पा रहा था कि उसका फॉरबिडन रियल्म जियान के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और अब और भी बड़ी परेशानी आ गई है। ये लड़का जो कि बस 1 स्टार दोशियान की अर्ली स्टेज की स्टैंड को रखता है वो उसकी डार्क नाइट वॉरियर का सामना कर पा रहा था जो कि होता है लेट स्टेज पे। वहीं पे यू शायू जो कि इस क्लैश को देख रही होती है उसके चेहरे पे भी शॉक अपीयर हुआ था। वो कहती है जियान ये एक्चुअली में से हैंडल कर पा रहा है। अभी शोयू के चेहरे पे चिंता से भरे एक्सप्रेशन होते हैं क्योंकि इस फॉरबिडन ओरिजिन रियल्म की पावर हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाली होती। इस वजह से ये लोग जियान की हेल्प नहीं कर सकते थे। वो कहती भले ही जियान का अटैक पावरफुल हो लेकिन हम सिनगार्ड के डोमेन के अंदर हैं। अगर चीजें इस तरीके से खींचती रहती हैं तो जियान के लिए सिचुएशन डेंजरस हो जाएगी। अभी वो ल्यूचिंग जिसकी आंखें भी जियान के ऊपर टिकी होती हैं हल्की सी नैरो हो जाती हैं। ऐसा लगता है उसने कुछ अनयूजुअल महसूस किया हो। ल्यूचिंग कहती है नहीं, जियान के शरीर के अंदर एक मैसिव एनर्जी अपने आप को एक्टिवेट कर रही है। लगता है वो किसी बड़ी चीज की तैयारी में और उसका पिछला अटैक बस एक भटकाव था। ये शब्द उसके मुंह से बाहर आ पाए होते हैं तभी वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। जियान के चेहरे पे एक डेंजरस स्माइल आती है। फिर बहुत तेजी से उसकी हैंडसेस चेंज हुई थी। अचानक से एक पावरफुल कंसीलमेंट फोर्स उसके शरीर को सेंटर बना के चारों तरफ फैलने लगी थी। ये देख के वो सिनगार्ड शॉक हो चुका था। वो बोलता है सीलिंग पावर। इससे पहले अपने डार्क नाइट को वापस बुला पाता उसके कानों में जियान की बूमिंग आवाज जाती है। वो कहता है ब्लड डिवावरिंग मॉन्यूमेंट सप्रेस। ये कहते बज की आवाज के साथ ये पूरा ऑल्टर जन्ना गया था। एक पावरफुल रिस्ट्रेनिंग फोर्स उस डार्क नाइट को पूरी तरह से जकड़ लेती है। एट द सेम टाइम आसमान में हम बनते हुए देखते हैं एक बहुत बड़े टैबलेट को जिसका आकार कई 100 मीटर का होगा। ये सीधा सिनगार्ड को टारगेट बना के नीचे की तरफ झुक जाता है। इस नीले रंग के मॉन्यूमेंट के अंदर वो टेरिफाइंग सीलिंग पावर के अलावा कुछ डिवावरिंग फ्लक्चुएशन भी मिली होती है। अगर सिनगार्ड इसकी चपेटे में आ जाता है तो ये चीज उसे तुरंत ही सरप्राइज कर देगी। अपने मुंह से कुछ हफ हफ की आवाजों के साथ उस इविल गैस को खींचते हुए वो तेजी से फूंकता है। तुरंत ही ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फैले हुए धुएं में से एक ऑपरेसिव फोर्स जाग चुकी हो। ये सिनगार्ड के इविल पावर का सोर्स होता है और लगता है जियान इसका इंतजार कर रहा था। वो दहाड़ के बोलता है होली फ्लेम बैनिश इविल। ये कहते ही फश 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 की आवाजों के साथ जियान की बॉडी को सेंटर बना के एक छोटा सा नीला पीला टोर्नेडो बन जाता है। ये टोर्नेडो होता है फ्लेम का। हालांकि शिन्यू और बाकियों की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है और ऐसा जियान ने जानबूझ के किया होता है। वो अपनी सोल पावर का यूज करके अपनी होली फ्लेम की डिवाइन फ्लक्चुएशंस को अच्छे से ढक रहा था। लेकिन ऐसा सिनगार्ड के लिए नहीं था। जिस मोमेंट में ब्लू येलो फ्लेम अपीयर होती है सिजलिंग आवाजों के साथ वो इविल सोर्स पावर जलना शुरू हो जाती है। उस सिनगार्ड के एक्सप्रेशन सभी ड्रामेटिक तरीके से बदले थे। वो एक हॉरिफाइड आवाज में कहता ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास डबल होली फ्लेम्स हैं। बिना अपनी इविल सोर्स पावर के अब वो जियान की सीलिंग टेक्निक का सामना नहीं कर सकता था। जिन एक डेविल वाली स्माइल के साथ बोलते अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे ब्लड डिवावरिंग मॉन्यूमेंट से कैसे बचते हो। और जिद्दी उसकी होली फ्लेम सिनगार्ड के डिफेंसेस को चीट देती है। भले सिनगार्ड के पास लेटेस्ट 1 स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ क्यों ना हो और उसका इविल एनर्जी सोर्स कितना ही पावरफुल हो, ये जियान की ड्यूल होली फ्लेम का सामना नहीं कर सकता था। जब तक इविल रेस का किंग खुद यहाँ पे नहीं आता है जिसके पास होली फ्लेम को सप्रेस करने की ओरिजिन पावर होगी, तो एक छोटा सा इविल पावर का ओरिजिन ट्रेस होली फ्लेम के सामने इनसिग्निफिकेंट होता है। जियान अपने हाथ को नीचे करके बोलता है सप्रेस। पूछने कुछ शावू शावू की आवाज है। वो बड़ा सा साइंस स्टोन टैबलेट अपनी ओवरवेलमिंग सीलिंग पावर को लेके सिनगार्ड को पूरी तरह से ढक लेता है। जब ये ब्लड डिवावरिंग मॉन्यूमेंट उसकी बॉडी के संपर्क में आया था एक वॉलेंट सप्रेसिव ऑरा उसकी इविल दोशान पावर को क्रश करने लगा था। गूंजती है सिनगार्ड की आ वाली आवाजें। अब उसकी जान जियान के हाथ में थी। जहाँ तक बात रही उस डार्क नाइट की, वेल वो भी डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है। जब सिनगार्ड सील हुआ था वैंगम बूम की आवाज के साथ ये पूरा फॉरबिडन डोमेन टूट गया था। शिन्यू वापस से आजादी को महसूस करके जियान को एडमिरेशन से भरी निगाहों से देखते हुए बोलती है लिटिल ब्रदर जियान तुम सच में इम्प्रेसिव हो। आखिरकार उसकी लाइन ऑफ वर्क में जहाँ पे रोज मौत से सामना होता है ये लोग उम्र की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी के पास स्ट्रेंथ है तो वो सम्मान के काबिल है। ल्यूचिंग आगे बढ़ के बोलती है तो हम इसके साथ कैसे डील करने वाले हैं। जियान कोल्ड आवाज में कहता है मुझे नहीं लगता है कि अकेला काम कर रहा है, इसके साथ ही पास ही में होंगे। मेरे गैस के हिसाब से हमारा इंतजार कर रहे होंगे जैसे जब सिनगार्ड उन्हें सिग्नल भेजेगा वो यहाँ पे आ सके और अगर ऐसी बात है तो इसे खत्म करने पे हम
हम उन्हें अलर्ट कर देंगे। शोयू कहती है लिटिल ब्रदर तुम सही कह रहे हो, मैं इसे एग्री करती हूँ। जियान का सोचने का तरीका और उसकी स्ट्रेंथ ये उसके स्टेटस को और भी बढ़ा रही थी, क्योंकि अगर क्रिटिकल सिचुएशन में जियान नहीं होता तो ये सच में कैप्चर हो जाते। खासकर इस सिन ऑर्गेनाइजेशन, इनसे कभी दया की उम्मीद नहीं करी जा सकती। जैसे भी अपना टारगेट बनाते हैं वो तबाह होके रहता है। अगर गलती से कोई बच भी जाता है तो उसका पीछा करेगी डार्क रिवेंज। इस बार यू शाओ ने भी जियान की बात पे एग्री कर लिया था। आखिरकार जियान ने इन सबकी जान बचाई थी। न चाहते हुए भी उसे जियान के बारे में अपने विचार बदल नहीं होंगे। तभी ली चिंग कहती है लेकिन हम इसके साथियों की स्टैंड के बारे में कैसे पता लगाएंगे और हमें इनकी संख्या के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा। आफ्टर ऑल कैप्टन यू और हमारी मेन फोर्स यहाँ मौजूद नहीं है। अगर हम ज्यादा ही पावरफुल दुश्मनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इतना कह के वो शांत हो जाती है। उसकी बात बिल्कुल क्लियर थी। हालांकि वो विटनेस कर चुके थे कि जियान कैसे अपनी अर्ली स्टेज 1 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ एक लेट स्टेज के एक्सपर्ट को भी सरप्राइज कर सकता है। वहीं पे उनकी टीम में शोयू के पास 2 स्टार दोशान की स्टैंड थी, जिससे उनकी लाइनअप काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये लाइनअप तभी अच्छी कही जाएगी जब दुश्मन इनके लेवल के या उससे कमजोर हो। जब जियान इन तीनों के चेहरों पर चिंता को देखता है, वो हंस के कहता है क्या तुम तीनों मेरी आइडेंटिटी को भूल चुके हो। तीनों साथ में बोलते हैं एल्केमिस्ट। लगता है हाथापाई की वजह से भूल चुके थे कि जियान एक पीक 3rd रैंक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है। अब जब वो जियान की फाइटिंग पावर और एल्केमी स्किल्स के बारे में सोचते हैं, तीनों लड़कियों के दिमागों में बस 2 शब्द आते हैं जो होते हैं पियरलेस जीनियस। बिना किसी डाउट के एक एल्केमिस्ट कई तरीके की मिरेकुलस स्किल्स को रिफाइन कर सकता था और ऐसी सोल फोर्स ये बड़े बड़े खतरों से बचा सकती है। जब तीनों के दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, जियान अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन का इस्तेमाल करके चारों तरफ सेंस करता है कि कोई डेंजर मौजूद ना हो। फिर वो कहता है मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं इसकी यादों को खोलता हूँ। शोयू आगे बढ़ के बोलती लिटिल ब्रदर चिंता मत करो, तुम्हारी सेफ्टी हमारे हाथों में। जब सिनगार्ड जियान के चेहरे पे उस ओमनेस स्माइल को देखता है, तुरंत उसकी आंखें पैनिक से भर जाती हैं। वो कांपते हुए बोलता है डैम इट, तुम क्या कर रहे हो। मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सिन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश करी तो हमारी फोर्सेस तुम में कोई माफ नहीं करेंगी और तुम्हारी स्टैंड के हिसाब से तुम हमसे बिल्कुल नहीं बच पाओगे। उसने जो कुछ समय पहले ब्लू शेलो फ्लेम का ऑरा सेंस किया था, हालांकि वो हल्का होता है, तब ये क्लियरली होली फ्लेम्स थी। लेकिन शोयू और बाकी के लोग नोटिस नहीं कर पाते। जियान सिनगार्ड के पास जाके प्यार से बोलता है डोंट वरी, तुम बस थोड़ा सा रिलैक्स करो। अभी उसके सोल मॉन्यूमेंट ने इस बंदे को बिल्कुल जमीन से चिपका दिया था, जो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होता है। वो मनी मन में कहता है स्प्रेड डिवाउरिंग टैबलेट, ये अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल डिजर्व करता है। इस टेक्निक के चंगुल में जो भी चीज आएगी उसे पूरी तरीके से सरप्राइज कर लिया जाएगा। ये सरप्राइजेशन बस स्ट्रेंथ का नहीं होता बल्कि सोल बॉडी दोनों का होता है। यही चीज इस टेक्निक को इतनी टेरिफाइंग बना दी थी। जब वो सिनगार्ड रियलाइज करता है कि अब उसके बचने की कोई जगह नहीं बची है, वो दहाड़ के बोलता है तुम्हारी सिन के खिलाफ जाने की हिम्मत हुई, तुम बुरी मौत मरोगे। उसकी आंखें फियर्स डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं और अचानक से उसकी दुश्मन पावर फ्लक्चुएट करने लगी थी। ये देख के ली चिंग बोलती सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाह रहा है। हाउएवर इस नजारे को देख के जियान बस अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मेरे सामने तुम्हारी मौत भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इतना कह के बज के साउंड के साथ जियान के आईब्रोज के बीच में से वो इंटेंस सोल रिपल फैली थी जो सिनगार्ड को पूरी तरह से ढक लेती है। उसके एनर्जी क्रीक क्रीक के साउंड के साथ फिर से सप्रेस कर ली गई थी और हम उसकी आंखों को भी डिम होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जियान उसके दिमाग में एंटर कर चुका हो। ऑल्दो यू शाओई प्रेस्टिजियस यू फैमिली से आती थी, लेकिन ऐसे नजारे को उसने कभी नहीं देखा होता। वो पूछती है क्या कर, तभी शोई हंस करके बोलती है आवाज मत करो, ये एल्केमिस्ट की यूनिक सोल सर्चिंग टेक्निक है। ये इसमें अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके दूसरों की यादों को पढ़ते हैं। अभी इन तीनों ने जियान को 3 दिशाओं से घेर लिया था जिससे कोई भी इसे डिस्टर्ब न कर सके। ली चिंग कहती है आई वंडर क्या हमारी मुलाकात इससे उस डोंगजो के रीजनल कॉम्पिटिशन में फिर से होगी। ये सवाल यू शाओई के दिमाग में भी था। तब इन तीनों को सिनगार्ड की बॉडी ट्रेम्बल होती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। लगता है जियान फाइनली इसके माइंड में एंटर कर चुका होता है और सीन में तब का ही दिखा जाता है। ये जगह होती है माइंड की एकदम सेंटर की, जहाँ सबसे जरूरी यादें रखी जाती थी। जियान ने डायरेक्ट अपनी सोल पावर को इन्फ्यूज करके इस सिनगार्ड के माइंड के सेंटर में पहुंचने की कोशिश करी होती है और ये सबसे तेज तरीका था। लेकिन जब वो सबसे क्रूशियल पॉइंट पे पहुंचा होता है, उसका रास्ता एक काले रंग की बीम ऑफ लाइट रोकती है। हालांकि इस काले रंग की रोशनी में से कोई खास टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन एमिट नहीं हो रही होती, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे जियान इसे ध्यान से सेंस करने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है उसने नींद की गोली खा ली हो। कुछ और देर तक इसे प्रूव करने के बाद जियान के चेहरे पे हेल्पलेस एक्सप्रेशन आया था। वो कहता है लाइट कर्टन ये सिंपल नहीं है, खासकर इसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी सेंस हो रही थी, जियान को नहीं लग रहा था कि वो अभी इसे हैंडल कर पाएगा। जब इन परेशानियों की वजह से जियान वापस लौटने का फैसला लेने वाला होता है, तभी सोलिटेयर लॉर्ड की आवाज से सुनाई देती है। वो हंस के बोलते हैं इविल पावर, इस चीज के
फॉर्म को देख के मालूम पड़ता है कि इसके अंदर काफी सोर्स इविल पावर मौजूद होगी और मुझे यही चाहिए। ठीक है, ब्लड रिवर वेल का इस्तेमाल करके मैं इसे ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। वैसे भी मैंने ब्लड रिवर वेल को हाल ही में हासिल किया है, इसे चार्ज करने का मुझे मौका नहीं मिला और ऐसी कंसंट्रेटेड इविल एनर्जी एकदम परफेक्ट है। हालांकि ब्लड रिवर वेल और सो लिटिल लॉर्ड दोनों ही काफी रहस्यमयी होते हैं, तभी जियान खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाता। वो कहता है ये पावर कुछ ज्यादा इविल है, क्या आप सच में इसे हैंडल कर पाओगे? सो लिटिल लॉर्ड डिस्डेन से भरी आवाज में कहते हैं अगर मैं इस छोटी सी इविल पावर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता तो आखिर मैंने गोस्ट वर्ल्ड के एक डोमेन को कैसे संभाला होगा? क्लियरली सो लिटिल लॉर्ड का जियान के लिए जवाब होता है, वो बिना हेजिटेशन के सोल के फॉर्म में जियान के सामने मेटरलाइज होते हैं। फिर वो लाल रंग की घंटी अपेयर होती है। सो लिटिल लॉर्ड हल्की आवाज में कहते हैं ब्लड रिवर बेल अब तुम्हारी बारी है। अगले मोमेंट में जियान के दिमाग में कुछ लिंग 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 की आवाजें गई थी और उस ब्लड रिवर बेल में से निकलता है ब्लडी ऑरा। इसके सामने जियान को भी खुद को प्रोटेक्टिव बैरियर से ढकना पड़ता है। इसी मोमेंट में सो लिटिल लॉर्ड का ऑरा इरप्ट हुआ था। जियान की सोल पावर के बैरियर के चारों तरफ एक घोंसली एनर्जी की शील्ड भी बन जाती है जो उसे ब्लड रिवर वेल के ऑपरेसिव इन्फ्लुएंस से बचा रही थी। अनफॉर्चुनेटली जियान इस पर ध्यान नहीं देता है, वरना वो सेंस कर पाता कि इस गोष्ठी का ऑरा 3 स्टार दोशान से ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है। उस घंटी में से और भी लिंग 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 की पैनी आवाजें निकलती हैं। इन साउंड वाइब्रेशंस की वजह से जियान के रास्ते को रोकने वाली इविल पावर ब्लैक बीम काफी जल्दी कांपने लगती है। इसमें से छोटे छोटे धागे जाने लगे थे बेल के अंदर। बस 3 सेकंड के अंदर उस बेल ने पूरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया था। एट द सेम टाइम जियान सेंस करता है कि वो बेल अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस काले रंग के बैरियर के जाने के बाद अब जियान का रास्ता क्लियर हो गया था। वो कहता है अब मैं इसकी मेमोरीज को हासिल कर सकता हूँ। बिना हेजिटेशन के रे ऑफ लाइट में बदल के वो सीधा उस बंदे के माइंड के कोर में चला गया था। धीरे धीरे करके 5 मिनट निकल जाते हैं। अभी सो लिटिल लॉर्ड थोड़ी चिंता में आ चुके थे, क्योंकि बात ऐसी होती कि सिनगार्ड का ब्रेन जो कि किसी गुब्बारे की तरह जल रहा होता है, वो जियान के कई मिनट्स तक एंटर होने के बाद भी डिम नहीं हुआ था, बल्कि इसमें से कई वॉलेंट फ्लक्चुएशंस एमिट हो रही होती हैं। खासकर जब जियान यहाँ पे सिर्फ अपनी सोल पावर से ऑपरेट कर रहा हो, उसके लिए कोई छोटा सा भी डैमेज एक बड़ा नुकसान होगा। अच्छी बात है उन्हें चिंता करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। करीब 10 मिनट के बाद जियान बाहर आ गया होता है। सो लिटिल लॉर्ड पूछते हैं ओ कैसा रहा? अपने चेहरे पे फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन को लेकर जियान कहता है लगता है इस बंदे के माइंड के ऊपर किसी ने बहुत पावरफुल सील को लगा दिया है, मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकता। ये सुन के सो लिटिल लॉर्ड साय करके बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं, हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। तभी जियान कहता है हमारी ट्रिप बिल्कुल बेकार भी नहीं गई है, एटलीस्ट मुझे इनके इंटेंशंस और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मालूम पड़ गया है। लगता है वो पावरफुल सीलिंग फोर्स इस सिनगार्ड की उन गहरी मेमोरीज को प्रोटेक्ट कर रही है। बाकी चीजों के बारे में जान पाया हूँ। सीन दिखाया जाता है भारी दुनिया का। जब जियान अपनी आंखें खोलता है, ल्यूचिंग और शोयू आगे बढ़ के बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मालूम पड़ा? खासकर ल्यूचिंग काफी ज्यादा एंशियस लग रही थी, क्योंकि जैसा उसका बैकग्राउंड है वो जेड लेगेसी टीम के साथ यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आई थी। वहीं पे ज्यादा बात रही शोयू की, तो ये नेचुरली टीम को उन खतरों से बचाने के लिए दुश्मनों के बारे में पहले ही जानना चाहती थी। जियान खड़े के कोल्ड आवाज में कहता है ये 3 लोग हैं। ये सुन के शोयू स्टार्टल्ड हो जाती है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हल्की नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बस 3 मेंबर्स का मौजूद होना, जिनमें से एक पहले इनके हाथ में है, इसका मतलब अब 2 बचे रह गए हैं। खैर इससे पहले शोयू खुश हो पाती। ल्यूचिंग जो कि उससे ज्यादा परसेप्टिव होती है, वो जियान के चेहरे पे चिंता से भरा एक्सप्रेशन को अच्छे से नोटिस कर लेती है। वो कहती है नहीं इसके बारे में और भी है। जन एक भारी सी आवाज में कहता है हालांकि इस टीम में बस 3 ही मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशान लेट स्टेज और 2 स्टार दोशान लेट स्टेज है। वहीं पे लीडर की स्ट्रेंथ है 3 स्टार दोशान के लेट स्टेज पे। जियान के अभी की स्ट्रेंथ के साथ एक मिड टू लेट स्टेज 1 स्टार दोशान को हैंडल करना बड़ी बात नहीं थी, और तो वो एक 2 स्टार दोशान को भी संभाल सकता था। लेकिन जहाँ तक बात रही 3 स्टार दोशान की, ये बस एक और लेवल ऊपर नहीं होता है, बल्कि इसकी पूरी लीग ही अलग होती है। ऐसे एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करके जियान मौत को बुलावा दे रहा होगा। शोयू, यू शाओई और ल्यूचिंग भौं से कोड के बोलते हैं एक लेट स्टेज 3 स्टार दोशान लेवल का एक्सपर्ट। इनकी ईगल आई टीम में 2 1 स्टार दोशान होते हैं, वहीं पे 3 होते हैं 2 स्टार दोशान। वहीं भी लीडर की स्ट्रेंथ थी 3 स्टार दोशान की, लेकिन वो भी बस मिड स्टेज पे थे। अब इन्हें फाइनली जियान की चिंता के पीछे का कारण समझ में आता है। कुछ पलों तो शांत रहने के बाद शोयू कहती है 3 स्टार दोशान लेट स्टेज, मुझे लगता है उसे संभालने के लिए हमें अपनी पूरी टीम की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। शोयू जानती थी कि एक बार उनके लीडर यू फेंग ने अपनी मिड स्टेज 3 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ के साथ 3 अर्ली स्टेज 3 स्टार दोशान को खत्म कर दिया था। इससे बात साफ हो जाती है कि दोशान रियल में जैसे जैसे पावर ऊपर बढ़ती है, इनके बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। अपने दिमाग को शांत रखते हुए जियान सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो कहते लगता है हमें इन्हें
हैं एक एक करके खत्म करना होगा। चलो हम पहले 2 स्टार 2 स्टार लेट स्टेज वाले एक्सपर्ट को अपने जाल में फंसा के खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर जब कैप्टन यू यहाँ पहुंच जाएंगे हम तब उनके साथ मिलके इस ग्रुप के लीडर को भी संभाल लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसके बारे में लिu चिंग और यू शाओई ये दोनों काफी हेस्टेंट होते हैं। यू शाओई बोलती क्या सच में ऐसा हो सकता है? आखिरकार ये दोनों बस 1 स्टार 2 स्टार लेवल पे थे। हालांकि इनके पास 2 हिडन टेक्निक्स थी, लेकिन तब भी जियान जैसी मॉन्स्टर्स नहीं होती। तभी शोयू को सोच के बोलती है मैं लिटिल ब्रदर जियान की प्लान से एग्री करती हूँ। हम पहले असॉल्ट करेंगे उस लेट से 2 स्टार 2 स्टार के ऊपर और उसमें तुम मेरी हेल्प करना। जियान कहता है इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसा फॉर्मेशन स्क्रोल है जो उसे ट्रैप कर सकता है। तब सिस्टर शोयू आपको बस अटैक करना होगा। आखिरकार एक 2 स्टार 2 स्टार को इंजर्ड करने के लिए आपके जैसे एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जब जियान कैसे फॉर्मेशन स्क्रोल की बात करता है जो लेट से 2 स्टार 2 स्टार को ही फंसा सकता हो, तीनों लड़कियां जियान को ऐसे देखती हैं जैसे ये कोई मॉन्स्टर हो। इनके ऐसे रिएक्शन को देख के जियान अपने सिर को हिला सकता था। बात ऐसी थी कि जियान जिस स्क्रोल की बात कर रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसका प्लान था अपनी बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने का। 1000 कोर इंस्क्रिप्शंस एक 1 स्टार 2 को ट्रैप करने के लिए काफी होती हैं। वहीं पे 1 स्टार 2 शान के लिए कम से कम 10,000 कोर इंस्क्रिप्शन चाहिए होंगी, जिसका डबल कर दिया जाए तो हो जाता है 2 स्टार 2 शान का। वहीं पे जियान जिस दुश्मन की बात कर रहा है वो लेट स्टेज रियल्म की स्टैंड के साथ सिन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। उसे हैंडल करने के लिए जियान को कम से कम 26,000 कोर इंस्क्रिप्शंस को कंडेंस करना होगा। शुरुआत में जियान 2 फॉर्मेशंस को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि तब वो बस 5 से 6,000 कोर इंस्क्रिप्शंस को ही कंडेंस कर सकता था। लेकिन जब से मियू ने खुद को सैक्रिफाइस किया है और उसके पास एक होली फ्लेम का हार्ट है, तब से लगता है जियान का दोबारा जन्म हो चुका हो। उसकी सोल पावर और मेंटल पावर ये दोनों ही खतरनाक तरीके से राइज हो चुके थे। खासकर उसकी जो डिवाइन सील मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन होती है, अब उसके 4 में से 2 हिस्से कंबाइन हो चुके थे, जो जियान की मेंटल स्ट्रेंथ को और भी ताकतवर कर देते हैं। अपने टीममेट्स की आंखों में सीरियसनेस को देख के जियान नोट करके बोलते तो चलो ये सेटल होता है। अब बात करिए बैटल प्लान की। इस बार हमारे पास सफल होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस तरीके से इन चारों के बीच में इंटेंस टैक्टिकल डिस्कशन होने लगा था। ये लोग प्लान बनाते हैं कि शुरुआत में इस कैप्चर होने वाले सेन गार्ड को उस लीड से एक्सपर्ट को फंसाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर जब जियान फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देगा शोयू और बाकियों को तुरंत ही अटैक करना होगा। अब भाई बातें तो बहुत सी हो रही थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है हम इन सब की सारी बातें सुनेंगे, क्योंकि फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का क्या होगा। इसलिए चलो हम इन चारों को प्लान बनाने देते हैं और आगे की स्टोरी हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड से। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड इसी की ओर फोकस करने वाला है, जिसमें हमें मालूम पड़ रहा होगा कि जियान आखिर कितनी इंस्क्रिप्शंस को कंडेंस कर पाएगा और वो कौन सी फॉर्मेशन का यूज करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्या उस बंदे को ट्रैप करना सच में इतना आसान है। अगर आप डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वहीं पे जिन लोगों से नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा वो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसे आप एंजॉय कर पाओगे शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियो को। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ, हमारा मिलना नेक्स्ट पार्ट में हो रहा होगा।